डिप्लोमेसी में हारा, अब झूठे नैरेटिव का सहारा। राफेल का डीफेम, पाकिस्तान ड्रैगन का नया है गेम। नहीं बेच पाए J-16, चीनी मीडिया बजाए बीम। सात एक का खेल, नंबर गेम में चीन पाक दोनों हुए फेल। चीन की झूठी जीत के फर्जी किस्से। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, चीन ने दावा किया कि उसके J-16 ने फ्रांस के राफेल को 7-1 से धूल चटा दी है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह दर्शकों, क्या वाकई राफेल के लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है, और क्या यह चीन का प्रोपेगेंडा है? क्योंकि जिस राफेल को चीन अपने J-16 के सामने कमजोर आंक रहा है, बता रहा है, वही राफेल भारतीय वायुसेना की ताकत का अहम हिस्सा है। भारत ने राफेल को सिर्फ खरीदा नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें कई खास क्षमताएं भी कार्य की हैं। और दूसरी तरफ चीन है जो J-16 की कथित 7-1 की जीत का ढोल पीट रहा है। लेकिन आधिकारिक स्कोर कार्ड कहां है, सबूत कहां है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर J-16 इतना ही घातक है तो दुनिया में इसके विदेशी खरीदार कितने हैं? वहीं राफेल को कई देश अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए चुन चुके हैं, तो क्या चीन का 7-1 सिर्फ आसमान में उड़ाया गया दावा है? क्या यह सैन्य जीत से ज्यादा मनोवैज्ञानिक युद्ध और प्रोपेगेंडा है? J-16 का दम कितना और चीन का दावा कितना? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मुकाबला सच में हुआ था तो 7-1 का सबूत चीन दुनिया के सामने क्यों नहीं रख रहा है? भारत के लिहाज से डेवलपमेंट कितना क्रूशियल है, जरा एक्सपर्ट्स को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक्सरसाइज के दौरान जो वॉर सिनेरियो होती है उसमें एक्चुअल गन फायरिंग तो होती नहीं है। एक्सरसाइज के दौरान जो 1 वर्सेस 1 कॉम्बैट होती है उसमें एक्चुअल मिसाइल की तो फायरिंग होती नहीं है। ज़्यादातर क्लेम जो होती है वो विजुअल क्लेम होती है, यानी पायलट जब एक दूसरे को आंख से देख रहे होते हैं। इस डॉग फाइट के बाद में जो चाइना के मिलिट्री ब्लॉगर थे उन्होंने कहा कि किल रेशो इज 7:1, यानी कि एक J-16 ने 7 राफेल को मार दिया। अब ये गलत है, क्योंकि पहली बात तो ये कि दोनों की मिलिट्री ने इसकी पुष्टि नहीं की है, और दूसरा ये कि जो J-16 है वो तादाद से ज़्यादा हैवी है, और जो राफेल है वो तादाद से ज़्यादा लाइट और मैन्यूवरेबल और एजाइल है, लिहाजा इस किस्म की रेशो हो ही नहीं सकती। तो दर्शकों, आपने बयान सुन लिया एक्सपर्ट्स का। अब देश का सवाल सुनिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या J-16 की राफेल पर 7-1 की जीत का दावा चाइना यानी ड्रैगन का प्रोपेगेंडा है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। अगर मुकाबला हुआ तो आधिकारिक स्कोर सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? अहम है। सवाल नंबर 3, क्या युद्धाभ्यास के नतीजे को असल युद्ध की जीत हार क्या माना जा सकता है? सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के जरिए, J-16 और राफेल में वास्तव में कौन ज्यादा ताकतवर है? सवाल नंबर 5, जी हां, क्या यह अभ्यास भारत के लिए भी रणनीतिक चेतावनी है, और भारत को इस पूरे घटनाक्रम से क्या टेक आउट लेना चाहिए, क्या टेक अवे होना चाहिए? लेकिन दर्शकों, आपको चाइना के इस फर्जी फेक प्रोपेगेंडे का पूरा विश्लेषण मैं लेकर आया हूं देश का सवाल में। अगले 1 घंटे लगातार इस पर चर्चा करेंगे, एक पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा। लेकिन चीन की झूठी और फर्जी ये जो बातें हैं, जो प्रोपेगेंडा है, उससे जुड़ी जानकारी पहले आपको दूंगा मैं कि चीन कैसे अपनी झूठी जीत का फर्जी ढिंढोरा दुनिया में पीट रहा है। इसमें मदद पाकिस्तान और उनकी सोशल मीडिया कर रही है। जानकारी नंबर 1, चीन ने दावा किया कि J-16 ने राफेल को 7-1 से हरा दिया। थोड़ी हंसी आ रही है, लेकिन ये आपके लिए जानकारी साझा करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। जानकारी नंबर 2, 7-1 से जीत के दावे का अभी तक आधिकारिक कोई सबूत नहीं मिला। कहानी है, मनोहर कहानियां छपती हैं, बिकती हैं, लोग पढ़कर भूल जाते हैं। जानकारी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। इजिप्ट में जो हुआ राफेल J-16 का युद्धाभ्यास जो हुआ था, उसकी असल जानकारी किसके पास है? इनसाइड स्टोरी कौन जानता है? दर्शकों, जानकारी नंबर 4 आपको दिखाने जा रहा हूं स्क्रीन पर। J-16, जी हां,
J-16 और इजिप्ट के राफेल जब आमने सामने हुए तो वहां पर क्या हुआ, किसके पास पुख्ता और सच्ची जानकारी है, यह भी बहुत अहम है। जानकारी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। 7-1 से जीत का दावा चीनी सोशल मीडिया कर रहा है और वहां पर यह कंटेंट खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तान का मीडिया भी बढ़ चढ़ कर दिखा रहा है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है दुनिया में। जानकारी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। पहली बार J-16 ने राफेल के खिलाफ ऐसा अभ्यास किया है। ये एक फ्रेंडली डॉग फाइट थी, एक फ्रेंडली एयर ड्रिल थी। उसकी जानकारी बाहर निकालना और नकली जानकारी बाहर निकालना, इसकी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। जानकारी नंबर 7, इजिप्ट में युद्धाभ्यास का नाम ईगल ऑफ सिविलाइजेशन 2026 था, 2026। जानकारी नंबर 8, इस घटनाक्रम से जुड़ा पूरा आपको मामला बता रहा हूं ताकि आप इस पूरी डिबेट को समझें। जानकारी नंबर 8, युद्धाभ्यास में राफेल के अलावा मिग 29 M2 ने भी हिस्सा लिया। उसके बारे में चाइना ने कोई जानकारी क्यों नहीं दी? मिग को कितने से हराया, कितने ज्यादा नंबर्स गेम का इसमें शामिल होना था, वो भी तो बताना चाहिए था। चलिए राफेल जेट की खासियत बताता हूं पहले आपको, फिर J-16 पर आएंगे और ये भी बताऊंगा कि राफेल की मार्केट वैल्यू क्या है। खासियत नंबर 1, 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है राफेल, यानी 4.5 पीढ़ी ये जनरेशन होते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो 4.5 पीढ़ी का एक फाइटर जेट है। खासियत नंबर 2, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। इसकी खासियत आपको वाकिफ करा रहा हूं। खासियत नंबर 3, 2 इंजन तेज और भरोसेमंद है और ये सोनिक स्पीड से उड़ते हैं, बहुत तेज। खासियत नंबर 4, वे फुर्तीला विमान एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर, यानी एक साथ कई टारगेट्स को मार सकता है, नेविगेट कर सकता है, खत्म कर सकता है। खासियत नंबर 5, AES रडार से लंबी दूरी की निगरानी कर सकता है, यानी हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइल और प्रोजेक्टाइल को ये ट्रैक कर सकता है। खासियत नंबर 6, दुश्मन के रडार को जाम करने की क्षमता रखता है, यही तो इसका अचूक शस्त्र है। जी हाँ। खासियत नंबर 7, उल्का मिसाइल से लंबी दूरी का हमला करने में सक्षम है, यानी अगर आपको दुश्मन को मारना है तो उसकी सीमा रेखा में जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही काम करना। खासियत नंबर 8, मीका मिसाइल से हवा में मुकाबला करने में सक्षम है, सटीक वार करता है। खासियत नंबर 9, हैमर मिसाइल से जमीन पर सटीक हमला करने में सक्षम है, वन ऑफ द मॉडर्न जेट ऑफ द वर्ल्ड। खासियत नंबर 10, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। चलिए अब बारी आती है किसकी? जादुई J-16 की, जिसने 7-1 से राफेल को हरा दिया है। उसके बारे में भी आपको बता दूं जरा, ये जादुई जेट जो चाइना ने बनाया है। खासियत नंबर 1, 2 इंजन वाला एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है J-16। जी हाँ। खासियत नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। 4+ पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी ये 4.5 पीढ़ी का नहीं है, 4 जनरेशन प्लस कहा जा सकता है इसे। खासियत नंबर 3, एक साथ हवा और जमीन के मिशंस को ये अंजाम दे सकता है। खासियत नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, कई तरह की हवा से हवा में अटैक करने वाली मिसाइल से ये लैस रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव और फुर्तीला जेट है। खासियत नंबर 5, भारी मात्रा में हथियार और ईंधन ले जाने में सक्षम है, उसके काबिल है। खासियत नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, लंबी दूरी के मिशन के लिए इसे डिजाइन किया गया है और बड़े पैमाने पर यह दावा करता है कि लंबी दूरी के मिशंस में 20 साबित होगा। खासियत नंबर 7, दुश्मन के रडार और संचार को जाम करने की क्षमता इसके अंदर भी है, जैसे कि राफेल के अंदर मैंने आपको बताया। अगली खासियत नंबर 8, J-16D इसका इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वाला एक स्पेशल एडिशन है, जिसके बारे में चाइना खूब बात करता है। अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों, दुनिया में राफेल के कितने खरीदार हैं, J-16 के कितने, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 200 एविएशन के आंकड़े हमने निकाले हैं, वो आपको बता रहा हूं। मिस्र के पास 55, भारत के पास 62, जेट की संख्या देश बता रहा हूं, कुछ देशों ने राफेल खरीदा है। कतर के पास 36 राफेल है, ग्रीस के पास 24 राफेल है। ये देशों के नाम बता रहा हूं मैं। J-16 0 पर है, 0 पर। क्रोएशिया 12, यूएई के पास 80 राफेल जेट होने की बात है, जो 200 के आंकड़े हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। इंडोनेशिया के पास 42, सर्बिया के पास 12 फाइटर जेट्स है। तो 8 देश ऐसे हैं जो राफेल को खरीद रहे हैं, जिनके पास राफेल जेट है, लेकिन J-16 0 पर है। आगे बढ़ते हैं, चीन क्यों करता है नकली प्रोपेगेंडा? इनसाइड स्टोरी तो अब आई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ, वजह नंबर 1, दुनिया पर अपनी ताकत का असर बनाने के लिए, धमक बनाने के लिए। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, अपनी सेना को ज्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा का सहारा चाइना लेता रहता है, और ये कोई नई चीज नहीं है। बीते कई सालों से, दशकों से चाइना ये कर रहा है, तब भी जब सोशल मीडिया नहीं था, और अब जब सोशल मीडिया का जाल है दुनिया में, तो उसे वो बड़े पैमाने पर कर रहा है। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, दुश्मन के मनोबल पर दबाव बनाने के लिए रशिया के साथ चाइना जैसे बहुत सारे देश हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन चाइना उन सब से आगे है। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, अपने लोगों में राष्ट्रवादी भावना बढ़ाने के लिए भी इस तरह की
जो प्रोपेगेंडा, जो तकनीक, जो हथकंडा है वो चाइना अपनाता है। वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। बिना युद्ध किए मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने में भी ये सक्षम है। चीन क्यों करता है नकली प्रोपेगेंडा, उसकी वजह से आपको वाकिफ करा रहा हूं। दूसरे देशों की राय को प्रभावित करने के लिए भी चीनी मीडिया, वहां की सरकार इस तरह के प्रोपेगेंडा में मुफ्तला रहते हैं, शामिल रहते हैं। दूसरे देशों की राय को प्रभावित करने के लिए भी चाइना इस तरह के प्रोपेगेंडा में खूब हाथ आजमाइश करता है, खूब चमकाता है और दूसरों को धमकाता है। वजह नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों। अपनी कमजोरियों से ध्यान हटाने के लिए भी चाइना इस तरह की चीजें करता है और यही सबसे क्रूशियल इसका फैक्टर है। वजह नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड में आने जा रही है। चीन क्यों करता है नकली प्रोपेगेंडा, वो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। वजह नंबर 8, सोशल मीडिया के जरिए अपनी कहानी फैलाने के लिए चीन इस तरह की हरकतें करता है। वजह नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। दुश्मन को भ्रमित करना भी सैन्य रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है और टॉप 10 वजहों में से अगली वजह आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, जो मैं आपको बताऊंगा। भ्रमित करने में तो चाइना बहुत माहिर है। वजह नंबर 10 भी जान लीजिए, जो बहुत क्रूशियल है। भविष्य के संघर्ष में सूचना को अहम हथियार मानना, बनाना और उसको यूज करना, ये चाइना की स्ट्रैटेजी, उसकी स्पेशलाइजेशन है। चलिए दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले घंटे लगातार राफेल ने J-16 को हराया, J-16 ने राफेल को हराया, उस पर चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए एयर कमोडोर संजीव मैनीरत्ता साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, कुछ वक्त में आप स्क्रीन पर उनको देखेंगे। श्रुति दास गुप्ता जी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों की जानकार है, बहुत शुक्रिया श्रुति मैम आने के लिए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी मेरे साथ हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU के प्रोफेसर हैं, सर बहुत शुक्रिया। और अली अशरफ रत्ता साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले श्रुति मैम मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अभी संजीव सर नहीं है। इजिप्ट में एक फ्रेंडली डॉग फाइट होती है, एक एयर ड्रिल होती है, वहां से एक खबर निकल के आती है कि चाइना के J-16 ने राफेल को 7-1 से हरा दिया। इस प्रोपेगेंडा की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई, कोई डेटा नहीं जारी हुआ, कोई बयान जारी नहीं हुआ। जिस देश में ये ड्रिल हो रही थी, इजिप्ट, उसने कोई बयान जारी नहीं किया, राफेल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन ये फर्जी प्रोपेगेंडा चलाकर पाकिस्तान और चीन राफेल को बहुत टाइम से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा तो ये भी कि राफेल मार के गिराया गया पाकिस्तान के जरिए, लेकिन एक अमेरिकन फाइटर जेट पायलट थे, उन्होंने कहा कि डिकॉय था, राफेल कभी गिरा ही नहीं। इस तरह के प्रोपेगेंडा से देश कितने दिन चलेगा मैम? उधार का राशन खा के परिवार कितने दिन पाला जा सकता है? अब देखिए 75 ईयर्स से तो पाल ही रहे हैं अमित जी। नमस्कार। नमस्कार। आपके दर्शकों को सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आपको भी मैम, आपको भी। इतना तो हम देख ही सकते हैं कि प्रोपेगेंडा है, प्लेन एंड क्लियर, क्योंकि चाइनीज मिलिट्री, चाइनीज डिफेंस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ऐसा भी कोई स्कोर कार्ड नहीं डिक्लेयर किया गया है। राइट मैम। अनऑफिशियल जितने भी हमारी कॉन्वर्सेशंस जो सुनने में आ रही है, ज्यादा सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और जो हिट जॉब वाले आपके आर्टिकल्स होते हैं वो निकलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए J-16 जो है वो अभी तक ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू PLA, चाइनीज आर्मी के लिए ही बना है। वो इसकी ना वो सेल ऑफर कर रहे हैं इस वक्त, जहां तक मैं जानती हूँ, और ना ये कहीं बिके हैं। इसीलिए जो आपने कहा 0 या 0, ये उनका नंबर है इन प्रेजेंस आउटसाइड चाइना। इनके ऑफ कोर्स अच्छी तादाद में प्रेजेंस है विद इन द चाइनीज एयरफोर्स। राइट, ठीक है, तो ये हमें एक डाटा पता है। दूसरा हम डाटा ये ले लेते हैं कि ये अगर वो बेचना नहीं चाहते तो इससे फायदा क्या मिलता है उनको? इससे फायदा ये मिलता है, जैसे आपने कहा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एक नरेटिव वॉरफेयर। दो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इसलिए क्योंकि अगर कल को उन्हें किसी इस आर्मी के साथ कांटेक्ट करना पड़ा जिनके पास रफाइल हैं, तो वो सोल्जर्स के ऊपर या एयरमैन के ऊपर या वहां के लोगों के ऊपर किस तरह से इसका इफेक्ट आएगा। ये जो स्कोर कार्ड उनकी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मशीनरी ने निकाला है, तो ये उसका इफेक्ट क्या आएगा? वो नरेटिव वॉर, जैसे आपने भी अभी कहा अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि बिना युद्ध करे आप अपने आप को दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री कैसे आप प्रूव कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस तरह से एक एक करके दूसरे यूरोपियन पावर्स के या दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपको हारते हुए दिखाना पड़ेगा। और अगर आप जेन्युइन डेटा नहीं पब्लिश कर पा सकते तो आप इस तरह से नरेटिव बढ़ा दीजिए, गढ़ दीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बार वो इंप्रेशन बन गया पढ़ने वाले के दिमाग के अंदर, तो लोगों के अंदर ये भ्रमकता पैदा हो जाती है कि चाइनीज मिलिट्री जो है वो बहुत सुपीरियर है, इसके सामने किसी भी देश की मिलिट्री है या किसी भी देश का इक्विपमेंट है वो जीत नहीं सकता।
चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सेट ऑफ कंडीशंस के अंदर ये एक्सरसाइज रन करी गई, ये आपको आपके मिलिट्री एक्सपर्ट मुझसे ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला जो कंपोनेंट है वो हाइड किया जाता है। आपकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज जो हैं, मैन्युफैक्चरर्स आपको इस तरह की मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स के अंदर जो एक्सरसाइज फॉर्मेट होते हैं उसके अंदर Exactly. आपको रिवील नहीं करने देते हैं। Exactly. तो अगर आप नहीं रिवील कर रहे हैं ये सब कुछ, और आपके जो एंगेजमेंट का जो फॉर्मेट है, एंगेजमेंट की कंडीशंस जो हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो ऐसे रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट के अंदर आप किस तरह से विक्ट्री ऑन ग्राउंड क्लेम कर सकते हैं, ये नहीं होता है। इसीलिए चाइनीज मिलिट्री ने भी, अगर सच में ऐसा स्कोर कार्ड वैलिड निकला होता तो शायद चाइनीज मिलिट्री ने बड़े जोर शोर से छापा होता। उन्होंने एक छोटी सी क्लिप निकाली है जिसके अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपने उनका टेल एंड पकड़ लिया है रफाइल का, तो जो अटैकिंग पोजीशन में आप आ गए हैं। ये ऑफ कोर्स ज्यादा अच्छे से आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स या बाकी बिल्कुल बता पाएंगे। श्रुति मैम, माफिया तो आपको रोक रहा हूँ। एक कमोडोर संजीव मनीरत्ता साहब जुड़ गए हैं। जय हिंद सर, रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं आपको सर। बहुत शुक्रिया कि फेस्टिवल के दिन भी आपने मेरे लिए वक्त निकाला, मेरे शो के लिए सर, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। सर, चाइना का एक और फेक प्रोपेगेंडा आया है कि उन्होंने राफेल को 7-1 से इजिप्ट में एक एयर ड्रिल हुई थी वहां पर हरा दिया है। अब आपसे ज़्यादा जानकार मेरे पैनल पर इस विषय पर कोई नहीं है। मैं मनीरत्ता साहब के पास जाऊंगा, विदेशी मामलों के जानकार है, लेकिन मैं कंफर्म हूं कि शायद वो आपसे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे J-16 के बारे में, क्योंकि उनके पास वहाँ पर है वो। सबसे बड़ी बात सर ये है कि राफेल एक अलग नेचर सिग्नेचर का फाइटर जेट है, J-16 एक अलग नेचर सिग्नेचर का फाइटर जेट है। एक एयर ड्रिल में जो श्रुति मैम कह रही हैं, कैसे आप दावा कर सकते हैं कि आपने राफेल को 7-1 से हरा दिया? जी नमस्कार, बाकी सब पैनलिस्ट को भी। सर देखिए, जहां तक चाइना की बात है, उनकी जो भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, आप जानते हैं सब रिवर्स इंजीनियरिंग से स्टार्ट होती है। राइट। उनका अपना कोई ऐसा वो नहीं है कि हमारी कुछ ऑथेंटिक कोई भी उनके पास किसी तरह की एविएशन का कुछ वो उनके पास रेपुटेशन हो। अब इस तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद आपको बहुत जरूरी रहता है कि आप उसमें प्रोपेगेंडा भी करें, नैरेटिव्स भी करें, और किसी तरह से अपने जहाज को आप ठीक भी बताएं और ये भी बताएं कि ये उड़ने लायक है। तो शुरुआत वहां से होती है नैरेटिव की। सभी देश अपने बाकी मित्र देशों के साथ ऐसी फ्लाइंग एक्सरसाइज करते रहते हैं, हम भी करते हैं, हम बहुत सारी करते हैं। अमेरिका से लेकर सिंगापुर तक दुनिया भर के साथ हम बहुत सारी फ्लाइंग एक्सरसाइजेस करते हैं, ये जानने के लिए कि हम दोनों करंट भी रहे, अपने अपने जहाज में करंट भी रहे। मगर आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ने किसी को हरा दिया। एग्जैक्टली सर। वो इसलिए होता है बिकॉज हम एक्सरसाइजेस का एम हमारा कुछ और रहता है। उसमें हमारा म्यूचुअल कोऑपरेशन और म्यूचुअल डिफेंस अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे की नीतियों को समझकर और ज्यादा बेहतर होने के लिए हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं। जहां तक इजिप्ट की एक्सरसाइज का मतलब है, उसका भी कारण यही रहा होगा कि ये एक फ्रेंडली नेशंस की एक्सरसाइज है। राइट। अब अगर आपको JF-21 को दुनिया को दिखाना है या बताना है कि ये जहाज बेहतरीन है या ठीक है, और स्पेशली जब इंडिया एक भारी मात्रा में अभी रफाल्स लेने के लिए तैयार है, कुछ स्क्वाड्रन्स ऑलरेडी हैं और कुछ ऑलरेडी आने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर अंदर, और अगले 5 साल में तो हमारे पास बहुत से रफाल के स्क्वाड्रन्स रहेंगे इंक्लूडिंग नेवी। राइट सर। ऐसे हालात में एक नैरेटिव बनाना या उसको आप बहुत ज्यादा उसको फैलाना कि हमारे जहाज बहुत सुपीरियर हैं बिना किसी प्रूफ के या बिना किसी बात के, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। मगर उसमें इस एक्सरसाइज में आप कुछ भी कह सकते हैं। पहली बात तो जो रफाल इजिप्ट यूज कर रहा है वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो हम यूज कर रहे हैं। राइट सर। लेकिन उन्हें मालूम है कि इंडिया यूज कर रहा है, तो इस तरह से बात करने का किसी तरह का कुछ प्रोपेगेंडा फैलने से हमें फायदा रहेगा। मगर ऐसी बात कोई भी किसी देश की ऐसी कोई मानता नहीं है जब तक उसके साथ कुछ या तो युद्ध हुआ हो या उनके पास कुछ प्रूफ्स हो, सैटेलाइट प्रूफ्स हो या दूसरे तरह के प्रूफ्स हो। और जहां तक इस वार की बात है, आप कहते हैं कि हम किसी दूसरे जहाज से जीत गए, तो उसमें डिपेंड करता है कि आप वॉरफेयर कौन सा कर रहे हैं। आजकल तो स्टैंड ऑफ वॉरफेयर है बेसिकली, आप देखें तो सारे वॉर्स आपको कॉन्टैक्ट वॉर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पिछले आप 10 साल में देखिए कितनी वॉर्स हैं जिसमें कॉन्टैक्ट वॉर की जरूरत पड़ी है, आप कॉन्टैक्टलेस वॉर्स कर रहे हैं। मगर इसमें अगर कहते हैं कि आपने फ्रेंडली एक डॉग फाइट की कोशिश की, तो उसमें डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल क्या है,
आपका सिग्नेचर्स क्या है, आप वेपन्स कौन से ले रहे हैं, और इजिप्ट के जहाज के पास कौन से वेपन्स हैं, और उसमें कौन सी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, और क्या आपका एम रहा उस एक्सरसाइज का। और पायलट कैपेबिलिटी भी सर। जी हाँ, बिल्कुल। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं तो उसमें जीत और हार की कोई बात ऐसी होती नहीं है। और अगर आप बिना किसी भी तरह के प्रूफ के अगर आप कहने लगे कि हम तो हमेशा उस एयरक्राफ्ट से जीत रहे हैं, और अगर एक आध बार हारे भी तो वो भी जानबूझकर हारे हैं, तो उस तरह की बातें प्रोपेगेंडा तक ही छोड़ दिया जाए तो ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट क्लास के एयरक्राफ्ट है। जो JF-16 है थोड़ा हैवियर एयरक्राफ्ट है, थोड़ा फास्टर एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो रफाल है बहुत एजाइल एयरक्राफ्ट है, और उसके जो वेपनरी और एवियोनिक्स हैं बहुत हाई क्लास के हैं। तो उनका आपस में कंपैरिजन हो नहीं सकता है। अब उसे कौन उड़ा रहा है, इजिप्ट में किस प्रोफाइल में उड़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और क्या उनका एम रहा उस एक्सरसाइज में, तो इस तरह की बातें वैसे तो कभी आप डिस्कस भी नहीं करते हैं। कोई फ्रेंडली वॉरफेयर नहीं है, फ्रेंडली फ्लाइंग एक्सरसाइज है, मगर फिर भी अगर वो इस तरह की बात फैलाना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई क्रेडिबिलिटी वर्ड में उन्हें मिलता नहीं है। राइट सर, ठीक है, स्टे विद मी सर। स्वर्ण सर, मैं आपके पास आऊँगा, उससे पहले अशरफ साहब के पास जा रहा हूँ। रत्ता साहब, पाकिस्तान बहुत सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी चाइना के इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें J सीरीज़ के फाइटर जेट भी हैं। सवाल ये है कि बंद कमरे में दो लोगों ने लड़ाई की, उस लड़ाई को किसी ने नहीं देखा, और एक बाहर आकर कहता है कि भाई हमने अगले को हरा दिया। एक तो ये वाला सिनेरियो है। जब भी हम भी बहुत सारे देशों के अंदर ड्रिल करते हैं, हमने रशिया के साथ किया, अमेरिका के साथ हमने किया है, फ्रांस के साथ हमने किया, तो उस ड्रिल के आउटकम हम लर्निंग्स के लिए जो पायलट जाते हैं वो टेक्नोलॉजी, एवियोनिक्स और बहुत सारी जो अलग अलग तरह की फ्लाइंग टैक्टिक्स है वो सीखने के लिए लर्निंग पर्पस होता है जब एक ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है किसी भी देश की। चाइना भी गया था इजिप्ट में करने के लिए, लेकिन वहाँ से ये खबर चाइना निकाल कर लेके आया। आपको मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, राफेल की इतनी बुराई पाकिस्तान और चाइनीज़ मीडिया ने पिछले कई महीनों में की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन सच बताऊँ रत्ता साहब, तो राफेल के खरीदार कम से कम पूरी दुनिया में 10 से 12 देश हैं। उनका डेटा भी मैं चला रहा हूँ जो दसों एविएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है। लेकिन J सीरीज़ के कितने फाइटर जेट बिके ये ढूंढता रह गया मैं। सुबह 10 बजे दफ्तर आया था और शाम के 4:30 बजे तक, डिबेट से पहले तक मैं ढूंढता रहा, मुझे कोई ख़रीदार नहीं मिला। हाँ, फर्जी नैरेटिव खूब मिले, फर्जी मल्टीमीडिया प्लेसमेंट्स बहुत मिले, लेकिन ख़रीदार एक भी मुझे नहीं दिखाई दिया। शुक्रिया आपका इन्वाइट करने के लिए, आपके तमाम पैनलिस्ट को सलाम। एक्चुअल में एयर मार्शल साहब ने जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पहले तो जो डॉग फाइट्स हैं अब वो ज़माना चला गया, अब तो कांटेक्ट के बगैर ही जो है वो फाइट हो रही है। और अभी संदूर में भी आई थिंक यही कुछ हुआ था, और जिसमें जो भी क्लेम्स हैं मैं उसको उस साइड पे नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के जो 8-10 क्रेडिबल अदारे हैं उन सब ने कहा कि एटलीस्ट 1 या 2 राफेल गिराए गए, बट आई विल नॉट गो इन दैट डिसीजन। हाँ, क्योंकि गिरे नहीं, इसलिए कोई फायदा नहीं डिस्कस करने। लेकिन वो उसमें जो एयर मार्शल साहब ने बात की, अब जो समझने की बात इसमें यह है कि जब भी आपकी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस होती हैं, उन एक्सरसाइजेस के अंदर कंपटीशंस तो होते हैं, ये मेरी बात को बैक करेंगे, और उनके अंदर टीम्स होती हैं। टीम्स जो हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टारगेट सेट करती हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो एक्सरसाइज करती हैं। एक्चुअल में तो एक्सरसाइज का ये पैटर्न होता है, और उनके अंदर जो टीम जीतती है उसको अनाउंस भी किया जाता है, और उनको मेडल्स और उनको जो भी इनका विनर्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं। तो ये एक अंडरस्टूड बात है, ये होता है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन होता है, लड़ते हैं तो लोगों को पता होता है, सबको पता होता है कौन सी टीम जीती है। हाँ, अब आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो राफेल और J-10C का जो कंपटीशन हुआ था उसके क्या पैरामीटर्स थे, उनके क्या टारगेट्स रखे गए थे, किन टारगेट्स के ऊपर जो है वो जीता है चाइना, या वो क्लेम कर रहा है कि वो जीता है। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा प्रोडक्टिव जो है डिस्कशन होगी, रादर कि हम ये कहें कि वो सिर्फ एक नैरेटिव है या ये सिर्फ समझ क्लेम है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से आप जो है इसको ज़्यादा अच्छे से आप लेकर जा सकते हैं। बाकी जो मॉडर्न वॉरफेयर्स हैं, यस वी आर यूजिंग चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर। ये मैं ऑथेंटिक डेटा और एविडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ। हमने आपकी एयरफोर्स को 2 दफ़ा 2019 में और 2025 में आउट क्लास किया है। आपके एयरफोर्स को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। दैट वाज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और उसके अंदर पाकिस्तान और चाइना जो है वो ज्वाइंटली काम कर रहे हैं। ये खबर सिर्फ पाकिस्तान में पता है लोगों को?
क्योंकि दुनिया में तो कहीं ये चला नहीं दत्ता साहब, ये मुझे लगता है पाकिस्तानी मीडिया को ही पता है सिर्फ ये बात। आप देखिए, फ्रेंडली मीडिया ऐसा है, कन्वर्सेशन। आप वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप CNN की रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, कहीं नहीं है दत्ता साहब, कहीं नहीं की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, बिलीव मी कहीं नहीं है। आपको मिली नहीं है, आपके पास शायद नेट नहीं चल रहा होगा आजकल, नेट हालात खराब है आपके साहब, हमारे यहाँ दूसरी नेट बात तब से जो चल रहा है जब पाकिस्तानियों दूसरी बात को जो है, नेट दूसरी की बात स्पेलिंग जो नहीं है, आती थी कि मैं वही कह NET रहा हूं, नेट होता है, ये NIT होता है, NEET होता है, क्योंकि भारत में बहुत तरह के नीट हैं, तो आप लोगों को तो स्पेलिंग भी नहीं पता रही होगी। क्या बात कहते रहता साहब? नो नो नो, डोंट प्ले बिलो द बेल्ट, डोंट प्ले बिलो द बेल्ट, डू नॉट प्ले बिलो द बेल्ट, नो नो, डू नॉट प्ले बिलो द बेल्ट, ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर में जिस पाकिस्तानी सेना को अपनी टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आ रही थी, वो हमको बता रही है कि हमको पता ही नहीं चला कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्या कर दिया। मुझे लगता है कि स्वर्ण सर थोड़ा रुकिएगा एक मिनट, संजीव सर प्लीज आप रिप्लाई करिए, आप बेहतर समझा पाएंगे इनको। जी हाँ, मैं आपको सिर्फ 2 सेंटेंसेस में बता सकता हूँ सर। इसमें अली साहब की कोई गलती नहीं है, उनके पास इसको कहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, और पाकिस्तान की जनता को अगर आप खाना भी नहीं दे सकते हैं और हर तरफ लड़ाई हो रही है, तो आर्मी सिर्फ यही बता सकती है कि हमने इंडिया को हरा दिया। हालांकि हालात ये थे कि पाकिस्तान की ये हालत हो गई थी कि उन्हें मालूम नहीं था कि अगले दिन सुबह तक वो जीवित भी रहेंगे या नहीं। इस कारण से उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि किसी तरह से हमारा पीछा छुड़वाइए, ये तो हमारे न्यूक्लियर भी ले जाए। इससे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें अली साहब की कोई गलती नहीं है, उनके पास और कोई चारा नहीं है ये कहने के सिवा कि उनकी मिलिट्री बहुत अच्छा कर रही है। देश को रोटी तो दे नहीं सकते हैं, तो कुछ तो देना पड़ेगा। राइट सर। अब भूखी जनता, प्यासी जनता, पेट्रोल वाली, बिना पेट्रोल वाली जनता, बिना बिजली पानी वाली जनता को कुछ तो देंगे, थॉट तो देंगे ना। फूड फॉर थॉट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सर्वाइव। तो सर मुझे लगता है वो फूड फॉर थॉट था। स्वर्ण सर, बिल्कुल लता साहब, बिल्कुल लता साहब, आप हमारे साथ नहीं लड़ सकते। इनविंसिबल है पाकिस्तानी एयरफोर्स और सेना, इनविंसिबल है झूठ बोलने में। स्वर्ण सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये फर्जी प्रोपेगेंडा चला चला के पाकिस्तान में कोई बुद्धिजीवी नहीं है क्या, कोई जानकार वहां नहीं है क्या? जो फेक नैरेटिव सरकार ने बता दिया, सेना उसी का जप नाम शुरू कर देती है। अमित जी, मैं आपको अभी ज्वाइन करूंगा। हाँ सर प्लीज। स्वर्ण सर, आपसे सवाल था मेरा। वाहिद एयरपोर्ट आज तक 2500 अपने जहाज खुद ही गिराए हैं। लता साहब 71, 62 करगिल सब याद करते रहे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। स्वर्ण सर, सवाल मैंने आपसे पूछा। आप आते हैं कि आप जीत गए पाकिस्तान, मैं क्या कर सकता हूँ? स्वर्ण सिंह जी। दत्ता साहब, मुझे शायद आप थोड़ा अलाउ करेंगे मैं भी पार्टिसिपेट करूं इस डिबेट में। पहली बात तो अमित ये कि मैं ये तू मैं वाली बहस में नहीं जाना चाहता। सर पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ है, तो उनको आदत नहीं है सर। और दूसरी बात कि मुझे लगता है हमें मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। जो मुद्दा है आज रक्षाबंधन वाले दिन हम रक्षा पर ठीक से ध्यान दें तो अच्छा होगा। राइट सर। तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगा, जब चाइनीज सोशल मीडिया या पाकिस्तान का सोशल मीडिया कुछ कहता है तो उसको उस नजरिए से नहीं देख सकते जैसे हम भारत के सोशल मीडिया को देखते हैं कि कोई भी आके कुछ भी बात कह सकता है। खासकर चीन में पार्टी की बैकिंग से ही इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में आती हैं, इसलिए उसको गौर देने की जरूरत है भारत में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आपने ये कार्यक्रम शुरू करते हुए कहा कि औपचारिक तौर पर ना तो मिस्र ने मतलब इजिप्ट ने और ना ही चीन ने इस बात को कहा कि 7-1 की कोई उनकी विक्ट्री हुई है, या इस तरह की कोई विक्ट्री की किसी भी एक्सरसाइज में कभी बात आती है, ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात ये। तीसरी बात कि ये जो राफेल की हम बात कर रहे हैं, एयर मार्शल साहब मुझे वाउच करेंगे कि वो भारत के राफेल के और इजिप्ट के राफेल के कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे नहीं है। चौथी बात कि आप किस टेरेन की बात कर रहे हैं। वही राफेल जब मान लीजिए राजस्थान के डेजर्ट में ऑपरेट करता है, जब लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस में फर्क आता है। तो इजिप्ट में क्या हुआ वो उसका कुछ हद तक लेसन है। मुझे लगता है सबसे बड़ा लेसन तो ये है कि भारत को इसको संज्ञान लेना चाहिए, गौरतलब करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भारत की एयरफोर्स को और भी एकदम पावरफुल बनाने की जरूरत है भारत को। उसके लिए मुझे लगता है ये एक अच्छा एक तरह से खबर है कि जो जागरूक भारत की जो नौसेना है वो हो और ताकतवर हो।
थोड़ा सा जो हमें विषय में ये भी सोचना चाहिए कि चीन जब देखें कोई इस तरह का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है, उसमें नवाचार, शोध और उत्पादन में जितना बजट खर्च होता है, तो जाहिर है कि वो दिल जोड़ एक तरह से एडवर्टाइजमेंट करेगा अपनी प्रोडक्ट की, और क्योंकि उसके कंपटीशन में अमेरिकन और यूरोपियन फाइटर्स हैं, तो वो कुछ ना कुछ मौका तलाशेगा कि कहीं ना कहीं वो दिखाए कि उनके जे फाइटर्स जो हैं वो थोड़े से बेहतर हैं। और एक उसमें ये बात जोड़ना जरूरी है कि जैसे पाकिस्तान में तो पहले ही से जैसे J-10C और J-17 पहले से हैं पाकिस्तान में, पर एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बांग्लादेश में भी J-10C की बन चुकी है। तो हमारे एकदम पड़ोस में ये भी चीन की कोशिश होगी कि अगले 10, 20, 30 साल में भी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरह के एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं, लड़ाकू विमान, क्या चीन उसमें अपने को शोकेस कर सकता है कि हम भाई बाकियों से बेहतर हैं और आपको अच्छे दामों पर ये प्रोडक्ट देने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो ये एडवर्टाइजमेंट का और इंटरनेशनल कमर्शियल कंपटीशन का एक तरह से उसमें एंगल आता है। दूसरा ये भी कि मुझे लगता है कि भारत की जो एयरफोर्स है, एयर मार्शल साहब फिर से मुझे वाउच करेंगे कि उसमें लड़ाकू विमान की कमी लगातार भारत में मुद्दा बना रहता है। खुल के हमारे समाचार पत्र, टेलीविजन स्टेशन पर ये बात होती है कि जो सैंक्शन 42 स्क्वाड्रन है उसमें अब घटकर ऑपरेशनल जो है वो 29 रह गए हैं। सर, तो एयर चीफ साहब ने भी ये बात कही थी कि हमें जितना स्क्वाड्रन चाहिए वो नहीं है। तो ये सब मौका हमें इस तरह से लेना चाहिए कि क्या हम इस मौके को इस तरह से इसका संज्ञान ले कि हम अपनी एयरफोर्स को वापस ताकतवर बनाने की कोशिश करें। 100 से ज्यादा हम रफाल खरीदने वाले हैं। तो जब इस तरह की असेसमेंट करता है भारत की, उसको क्या जरूरत है? देखिए, इजिप्ट की, पाकिस्तान की जरूरत अलग हो सकती है, चीन की जरूरत अलग हो सकती है। हम जब चुनते हैं कि हमें कौन सा लड़ाकू विमान चाहिए, तो हम वो अपनी जो हमारी स्पेसिफिकेशंस है, और हर रफेल अलग होता है एक तरह से। ये नहीं कि एक ही रफेल सबको मिल रहा है। तो हम अपनी जरूरतों के हिसाब से चुनाव करते हैं कि हमें कौन सा लड़ाकू विमान चाहिए। तो हमें इसका संज्ञान लेना मुझे लगता है अपने आप में अच्छी बात है कि इस तरह की कुछ एडवर्टाइजमेंट चीन करने की कोशिश कर रहा है। पर क्या इससे कोई भारत पर खतरा मंडरा जाएगा? मुझे लगता है ये तो थोड़ी बेवकूफाना जैसी बात होगी कि कोई ऐसे एक्सरसाइज हुई इजिप्ट में और भारत को उससे कुछ चिंता करनी चाहिए किसी चीज को लेकर। हाँ, संज्ञान लेना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आप देखें कि चीन का बजट भी हमसे करीब 3 गुना से ज्यादा है। एयरफोर्स का हालांकि चीन बजट बताता ही नहीं है कभी अपना कि कितना है। हमारा जैसे 14 बिलियन हम खुलकर बताते हैं कि हमारी एयरफोर्स का 14 बिलियन बजट है, और कुल मिला के करीब 92 बिलियन डॉलर हमारा बजट पिछले साल था। चीन का 336 बिलियन। तो लगातार भारत को अपनी जो रक्षा सुरक्षा है उसकी तरफ संज्ञान लेकर, ध्यान देकर आगे बढ़ना, क्या प्लानिंग है वो करनी चाहिए। और उस सोच से मैं कहता हूं कि ये जो शोर मच रहा है सोशल मीडिया में, उसको संज्ञान लेना चाहिए हमें। राइट सर, इनर वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न। श्रुति मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, तब तक संजीव सर भी जुड़ जाएंगे मेरे साथ। जैसा कि स्वर्ण सर ने बोला कि हर राफेल मैम स्पेसिफिकली जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। इजिप्ट को जो राफेल मिला है उसकी कंडीशनिंग, उसके जो वेराबाउट्स हैं और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो मैंने देखा हमारे राफेल से बिल्कुल डिफरेंट है। प्राइस में भी फ़र्क है मैम, और उनके इंजन स्पेसिफिकेशंस में, एवियोनिक्स में भी बहुत फ़र्क है। जैसे कि रता साहब बैठे हैं कि मैं इतने सालों से डिफेंस को कवर कर रहा हूँ, और जितनी भी डिफेंस ड्रिल्स होती हैं मैम, कुछ को तो मैंने लाइव भी देखा है, लेकिन वहाँ पर कभी भी मैंने ये वाक़यात या ये बात होते नहीं देखी कि भाई फ्रांस का आया था हमने उसको हरा दिया, भारत का आया था हमने उसको हरा दिया, अमेरिका का आया था हमने उसको हरा दिया। ये बातें कभी भी उस ड्रिल से बाहर नहीं जाती हैं मैम। ऑफिशियल जो एक प्रेस रिलीज जारी होती है हर ड्रिल को लेके, उसमें सिर्फ बात लिखी होती है एक फ्रेंडली एक्सरसाइज थी, हमने एक दूसरे को जाना, एक दूसरे से हमने लर्निंग्स की। ये सब कभी भी निकल कर नहीं आता मैम। मैंने कम से कम आधा दर्जन युद्धाभ्यास कवर किए हैं, हवाई भी, ज़मीनी भी और पानी के भी। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव चाइना बना रहा है, एक तो चाइना का डिफेंस बजट हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो अंडरस्टूड है, लेकिन मैम इस तरह की चीज़ें करने से भी आपका मार्केट में तो कुछ हुआ नहीं। राफेल तो अभी भी बिक रहा है और आगे भी बिकेगा, लेकिन जे सीरीज़ का एक भी फाइटर जेट मुझे नहीं लगा अभी तक किसी ने बातचीत भी की है खरीदने के लिए। जी देखिए, अभी इस चीज का एक उदाहरण जो आपने कहा, उसी का एक मैं आगे का एक उदाहरण दे देती हूँ। पिछले साल भी ये जो ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन करके इन्होंने एक्सरसाइज करी थी 2025 के अंदर, उसके अंदर मिग 29 आई थिंक फाइट और J-10C का के बीच में ये एक्सरसाइज का फीचर हुए थे ये। अब इसका तो कोई स्कोर कार्ड नहीं निकाला गया। क्यों नहीं निकाला गया? अगर वो सिमिलर
पैटर्न्स में होती हैं और अगर 1-to-1 मार्किंग वगैरह होती है और जैसे आपके पाकिस्तानी एनालिस्ट ने कहा था कि मेडल्स भी मिलते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड भी डिसाइड होता है और स्कोर कार्ड भी बनता है, पर वो स्कोर कार्ड तो नहीं पब्लिश किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि इस बार ये जो भी बोला जा रहा है वो ये बहुत जानबूझ के बोला जा रहा है और ये सेकेंडरी सोर्सेज से बोला जा रहा है प्राइमरीली, जिससे चीन अपना जो है दामन साफ रख सके, ये बोल सके कि भाई हमने नहीं बोला, मीडिया में कुछ हो गया होगा लीक, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ऑब्वियसली इको चेम्बर्स होते हैं सोशल मीडिया के अंदर, इस पाइपलाइन के अंदर, हम जानते हैं, जो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं और इससे इस चीज को इको चेम्बर की तरह फैला के अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को, जैसे स्वरण सिंह जी ने कहा, उसको आगे करते हैं। बांग्लादेश ऑलरेडी सोच रहा है एक सेट खरीदने के लिए, तो उनको भी थोड़ा हौसला अफजाई होगी कि अरे नहीं यार, चीन का जो है वो काफी अच्छा है सिस्टम, तो भारत अगर हम उनके साथ अगर मनमुटाव हो जाएगा तो हमारे पास कुछ तो कैपेबिलिटी रहेगी फाइट बैक करने की, उस हिसाब से एक मनोबल बनाने के लिए। आई थिंक इंडोनेशिया के पास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, इंडोनेशिया के पास है और पाकिस्तान के पास है। तो इंडोनेशिया के पास है, तो बाकी अगर जैसे अगर कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह, ये सब इनका जो आपस में दीज आर हेवी डिफेंस पीपल, जो इनका एक्टिव कॉम्बैट हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इन लोगों में से किसी को अगर उन्होंने अट्रैक्ट करना है इस कस्टमर में, वो भी एक काम हो जाता है। तो पॉइंट इज कि इस चीज से मिल क्या रहा है लोगों को, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, इट इज जस्ट सोशल मीडिया चैटर, और इसको उसी में हमको दबाकर खत्म कर देना चाहिए। इंडिया को, जैसे स्वरण सिंह जी ने कहा और बाकियों ने कहा, कि हमें एक चीज नोट करनी चाहिए कि जब पहले दिन का जो ये एक्सरसाइज हुई, उसके अगले दिन फ्रांस के डिफेंस चीफ जो है वहां पहुंच गए थे, द नेक्स्ट डे 24 आवर्स के अंदर वहां पहुंच गए थे। अब उन्होंने इजिप्ट में बैठ के चाइनीज कैपेबिलिटी के बारे में क्या क्या निकाला होगा इस एक्सरसाइज के थ्रू, वो भी तो जाना जा सकता है। हम एक तरफ से देख रहे हैं कि भाई चाइना ने रफाल के बारे में क्या सुन लिया, क्या पढ़ लिया, भाई दसॉल्ट ने क्या क्या पढ़ लिया, क्या समझ लिया, फ्रांस ने क्या क्या समझ लिया, उसके तो बहुत ज्यादा खरीदार हैं, आपने तो 10 नेशन के नाम गिनवा दिए हैं। तो वो लोग भी तो इसको एनालाइज कर रहे हैं, वो लोग भी तो डाटा प्रोसेस कर रहे हैं। वो डाटा क्या इंडिया तक नहीं आएगा, जो इंडिया 114 तक लेने की बात कर रहा है आगे, और साथ में वो फ्यूचर्स ऑफ एयरक्राफ्ट सिस्टम्स या ऐसा कुछ है, एक जो फ्रांस आगे बना रहा है फॉर 6th जनरेशन। इंडिया ने फॉर्मल अपना एक वहां डाला है अपील उसको ज्वाइन करने के लिए, कि हम 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ आगे प्रोडक्शन में भाग भी लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों का क्या डाटा एनालिसिस चाइना के इस 4.5 जनरेशन माना जाता है इसको, ऑल्दो आई थिंक सम डिफेंस एनालिस्ट उसको 4.5 नहीं 4+ ही कहते हैं, इट्स नॉट अ 4.5 नहीं कहते, 4 के करीब ही माना जाता है उसको। तो चाइना के खिलाफ अगर 6th जनरेशन बन रहा है, बिकॉज इट्स इज अ डिफेंस कंपेटिटर वो, और एंड इट इज अ मेजर फोर्स, और इसके खिलाफ बहुत सारी डिफेंस कंपटीशन चलता है, तो क्या फ्रांस ने अपना आगे बढ़ा रहा होगा सिस्टम। तो इंडिया के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आ जाएगी घूम फिर के, क्योंकि अगर डसॉल्ट के साथ अपना डील करना है, फ्रांस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन करना है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि उस पर्टिकुलर कॉम्बैट के अंदर क्या फीचर्स हुए थे, क्या जानना हुआ। क्योंकि जैसे बताया गया, पहला तो आपका ये होता है कि आपने अपने क्रू को ट्रेनिंग देनी होती है, क्रू की ट्रेनिंग हो रही है दोनों जगहों की। चाइनीज आर्मी को वेस्टर्न सिस्टम के खिलाफ काम करने का कम ही मौका मिलता है, तो ये उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है। और चाइनीज आर्मी के इसको ऑब्जर्व करने का फ्रेंच को भी बहुत अच्छा मौका मिल गया है। बहुत क्रूशियल बात आप बता रहे श्रुति मैम। संजीव सर इज बैक विद अस। सर, श्रुति मैम ने एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया कि अगर चाइना का J सीरीज वहाँ गया था और इतना दे आर ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट्स, इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं वो, तो कम से कम फ्रांस के लोग भी तो वहाँ पर होंगे इस ड्रिल के अंदर, वो भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे, इफ एंड बट्स, प्लस एंड माइनस, थिंग्स आर गोइंग साउथ, थिंग्स आर गोइंग ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये सब चीज़ें सभी स्टडी कर रहे होंगे। और एक सवाल मेरा ये भी था कि ठीक है, हमारी स्क्वाड्रन अभी हमारी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, लेकिन सर आप इतनी करीब से एवियोनिक्स और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को समझते हैं, आने वाले टाइम में 6th जनरेशन भी, अभी लोग कह रहे हैं कि 5th जनरेशन इज़ ओल्डर स्टोरी नाउ, अब 6th जनरेशन पर काम हो रहा है। भारत के लिहाज से कितना क्रूशियल है ये 5th जनरेशन, 6th जनरेशन? अभी हम तेजस पे ही काम कर रहे हैं। जी हाँ, श्रुति जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब भी हम इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों तरफ की पार्टीज वहां रहती हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया
कि हर एक को अपनी कमर्शलाइजेशन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, भले ही वो F-35 हो अमेरिका का या Su-57 हो रशिया का या चाइना का रिवर्स इंजीनियर कोई भी एयरक्राफ्ट। चाइना के लिए तकलीफ थोड़ा ज्यादा इसलिए है बिकॉज उनके पास बायर्स नहीं रहते हैं। एक वो पाकिस्तान को जो सेल करते हैं, जबकि 70-80% डिफेंस पाकिस्तान का इक्विपमेंट चाइना से ही आता है, मगर चाइना को भी मालूम है कि उसके पैसे हमें कभी वापस मिलने वाले नहीं है। और उसके अलावा एक दो देश ही और हैं जो चाइना का इक्विपमेंट यूज कर पाते हैं। तो ऐसे में इस तरह की बातें करने में कोई उनको ना तो उन्हें कुछ हर्ज है कहने में और ना ही कोई उनकी इन बातों को सीरियसली लेता है, क्योंकि इस तरह के तरीके नहीं है किसी भी दो जहाज को कंपेयर करने के लिए। ये तो पैनल में जो भी बैठे हैं, भले ही वो पाकिस्तान से हो, वो भी जानते हैं कि ये कोई तरीका भी नहीं है किसी दो जहाज को आपस में कंपेयर करने का, और इस तरह से होता भी नहीं है। और वो जब जरूरत, हाँ, ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत जरूरी इसलिए रही होगी, एक तो उन्हें अपना नया एयरक्राफ्ट दर्शाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है, और दूसरे क्योंकि रफाल इस कॉन्टिनेंट में अब आ चुके हैं और आते रहेंगे, तो वो भी जरूरी है कि अगर उन्हें रफाल के साथ एक्सरसाइज करने का मौका मिले तो वो भी उनके लिए जरूरी है। उससे ज्यादा जो भी चीज है उसे आप टोटल प्रोपेगेंडा इसलिए मानेंगे क्योंकि इसका ना तो कोई सबूत रहता है, और दूसरे उनकी कैपेबिलिटीज भी उस तरह की नहीं है। इस तरह की इंजीनियरिंग से वो कैपेबिलिटीज नहीं आती हैं, किसी भी इक्विपमेंट में नहीं आती हैं, भले ही वो उनके ग्राउंड इक्विपमेंट हो, डिफेंस इक्विपमेंट हो या फ्लाइंग इक्विपमेंट हो। जैसा कि आपने सिंदूर में बहुत क्लियरली देखा कि कोई भी इक्विपमेंट उनका काम में नहीं आता है जब जरूरत पड़ती है, और सारे के सारे एयरफील्ड उनके ध्वस्त हो जाते हैं विद इन 6 आवर्स। तो इस तरह की स्थिति बन जाती है अगर आप इस तरह का इक्विपमेंट यूज करते हैं। जहां तक हमारी बात है, अभी हम बहुत फास्ट ट्रैक पर चल रहे हैं, और इवन पाकिस्तान की जनता भी ये जानती है, वो भी कहती है कि अभी हमें इंडिया के साथ कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए और अपना कुछ संभालना चाहिए, भले ही वो साउथ वेस्ट के एरियाज हो, बलूचिस्तान हो या यूके हो या तो अभी हमें उस तरफ ज्यादा तवज्जो देना चाहिए बजाय इसके कि हम इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन करने की कोशिश करें। और इंडिया का जहां तक डिफेंस इंडस्ट्री है, आप जानते हैं पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल से ही हम कोशिश कर रहे हैं, पिछले 10 साल में काफी गुना हम आगे बढ़ गए हैं, और अभी तो हम इस स्टेज पर हैं कि हमें रोकना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी फॉरेन कंट्रीज से हमारे को इक्विपमेंट आने थे, इंजन्स आने थे, क्योंकि इंजन्स हमारे पास अभी भी वो इंजन्स नहीं है जो हम फाइटर मैन्ड एयरक्राफ्ट में लगा सके। क्योंकि अभी भी उतनी कैपेसिटी है कि उन्हें हम अनमैन्ड एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी डेवलप होकर हमारे पास मैन्ड एक्टिविटीज के लिए भी आ जाएंगे। तब तक हम कोशिश कर रहे थे, हमें 3-4 कंपनीज थी, GE थे, रोल्स रॉयस थे और बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन हमने भी ये देखा कि उनकी सप्लाई रेगुलर नहीं रहती है, स्पेशली जब हमें जरूरत रहती है। तो इसी कारण से हम अपनी इस तरह की कैपेबिलिटीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं अगले 5 साल में कि हमें उस तरह की जरूरत ही ना पड़े। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब वॉरफेयर के चेंज हो रही हैं कुछ चीजें, तो उस तरह से हमारी जिस तरह की मिसाइल्स की सीरीज है, आप पृथ्वी से शुरू कीजिए, उसके बाद आकाश पे आ जाइए, और इसी तरह से हम आगे चलते रहे। और अभी तो हम 7th सीरीज में रहे, और हमारे पास अभी भी ऑफर है, आज की डेट में भी हमारे पास चाइना का Su-57 का ऑफर है हमारे पास, और फ्रांस के साथ भी हमारी बातचीत हो रही है नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए। जैसा कि आपने 5th और 6th जनरेशन का, 5th में जनरली आपको आएगा कि वो रडार सिग्नेचर उनका बहुत कम हो जाता है, तो स्टेल्थ में आ जाते हैं। तो हमारे पास उन सबके ऑफर्स हैं, लेकिन हम बहुत फूक कर कदम इसलिए रख रहे हैं, एक तो हमें क्या चीज चाहिए, और दूसरे हम क्या चीज अगले 10 साल में हमें जरूरत ही ना पड़े किसी और से, बल्कि हम पूरी दुनिया को बेचें। और वो सिलसिला शुरू हो चुका है। हाँ, ब्रह्मोस को लेकर सर बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं सऊदी और तमाम देशों ने ब्रह्मोस के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं, और ब्रह्मोस के डेवलपमेंट के लिए भी मसले पर चर्चा हो रही है। ठीक है दत्ता साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने संजीव सर की बात भी सुनी, श्रुति मैम की बात सुनी, स्वर्ण सिंह जी की बात सुनी। आपके लिहाज से ये बात बिल्कुल किसी से दबी और छिपी नहीं है, और पता नहीं इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बहुत सारी टैक्टिकल ऐसी जगह थी जहां पर पाकिस्तानी आर्मी को बहुत टेक्निकल दिक्कतें आई, इक्विपमेंट्स को, मशीनरीज को और वेपन्स को यूज़ करने में। वजह क्योंकि वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी, मुकम्मल तरीके से ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है आर्मी के लिए, लोगों के लिए, वो भी पूरी नहीं हो पाई। दूसरा, इतना ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी चाइना की आपकी चाइना के ऊपर है, इंडिजिनस तरीके से पाकिस्तान क्यों नहीं काम कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपनी चीज़ों पर?
देखें उसमें जो श्रुति मैडम ने एक बात की आपके साथ रिगार्डिंग एक्सरसाइज, मैं उसको थोड़ा सा बता दूं कि इनका कॉन्फिडेंस अच्छी बात है कि आपको फ्रांस से जो है जो भी वहाँ पे एक्सरसाइज थी उसका डाटा आपके पास आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जो राफेल आपने खरीदा हुआ है उसका सोर्स कोड तो ले लीजिए, वही नहीं अभी आपको दे रहे, तो वो वाला डाटा प्राइमरी डाटा कहाँ से दे देंगे वो आपको। दूसरी जो चीज है जो थैंक यू रत्ता साहब, थैंक यू सो मच दूसरी जो चीज है याद दिलाने के लिए। मैं अपने एयर चीफ को ये बात जरूर बताऊंगा, उनको मैं टैग करूंगा अभी एक्स पे, प्लीज शायद वो भूल ना गए हो। दूसरी बात जो बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। अपनी टेक्नोलॉजी पे काम क्यों नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है कि आपका जो तेजस जो कि एक ताबूत है आपके पायलट्स के लिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का JF-17, ये प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट आपका पहले शुरू हुआ है और हमारा बाद में, और हमने तो आपके राफेल पे उसको टेस्ट भी कर लिया, और अभी तक आपका तेजस जो है उसका समझ ही नहीं आ रही वो किधर को उड़ेगा, सीधा उड़ेगा उल्टा उड़ेगा, उसका तो अभी तक आपको समझ नहीं आ रही। तो ये चीजें जो है, ये चीजें आप कंपैरिजन नहीं है आपका और हमारा इसमें। देखें इकोनॉमी हम एक्सेप्ट करते हैं कि तेजस उड़ा तो था पाकिस्तान की तरफ, भूल गए किधर उड़ा था? तेजस उड़ा तो था, राफेल उड़ा तो था, आप भूल गए क्या कि पाकिस्तान की दिशा और दशा क्या हो गई उसके बाद? भूल गए क्या? बातों से आपको लगता है मिर्ची लग जाती है, बाकियों नहीं, मिर्ची नहीं, ये तो शौर्य की गाथा है भारत के लिए, ये हमारा ये वीर रस का विषय हमारे लिए। मिर्ची नहीं लगती सर, खून का उबाल बढ़ जाता है, सुनते हो, आयरन बढ़ जाता है शरीर के अंदर सर, जब याद आता है कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान को हमने नानी याद दिलाई थी, करगिल हमने जीता था, 62 की जंग, 71 की जंग, सर आयरन बढ़ जाता है खून में हमारे, जब हम याद करते कैसे हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने घुट्टों पर गिरकर अपने हथियार डाले थे इंडियन आर्मी के सामने। सर खून खोलता है सर, गर्व का विषय हमारे लिए। मिर्ची तो सर हम खाने में जबान पे लगाते हैं। नो नो सर, देखिए इंडियन आर्मी की शौर्य गाथा, जब तक ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है, वो रहेगी, और पाकिस्तानी आर्मी की कायरता जब तक ये पृथ्वी और ब्रह्मांड है तब तक रहेगी। मसले पर आइए, मुद्दे पर रत्ता साहब, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। रत्ता साहब मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। अगर आपकी हैसियत होती तो आप कश्मीर हैसियत सर हमारी इतनी हैसियत है, हमारे स्कूल के बच्चों की जो फीस है ना वो भी पाकिस्तान की GDP से ज्यादा है। हैसियत की बात मत करिए सर, हमारे अंग्रेजी मीडियम में जितने हम फीस भरते हैं, पूरा लाहौर का जो मिडिल क्लास परिवार उतने में खाना खाता होगा सर। क्या बात कर रहा था साहब, कम टू द पॉइंट, वी आर डिस्कसिंग ए कैपेबिलिटीज, कम टू द पॉइंट। हम ये बात कर रहे हैं कि चाइना के फर्जी नकली सामान को आप इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपके सारे टैक्टिकल एयरपोर्ट्स पर जब हमने बम गिराए तो क्या हालत हो गई थी आपकी, नकली तमगे लगाकर, वो टीन के जो नकली बिल्ले हैं, आपका जो मुनीर लगा के घूमता है। कितनी जंगें जीती हैं आपने और कहां कहां जीती हैं? बलूचियों को आप संभाल नहीं पा रहे हैं बेचारों को। अब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की बात करते हैं। अभी फिलहाल टमाटर, प्याज, अंडे और चिकन का इंतजाम करिए, पानी का इंतजाम करिए, सस्ते फ्यूल का इंतजाम करिए, जनता के लिए बिजली का इंतजाम करिए, सड़कें नालियां बनवाइए, वो जरूरी है, वो जरूरी है। जाने दीजिए, इकोनॉमी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करने की औकात, हैसियत पाकिस्तान की न कभी थी, न है, न दशकों तक रह पाएगी। अभी उधार चुकाइए वर्ल्ड बैंक का, IMF का, उसका जुगाड़ करिए। स्वर्ण सिंह जी देखिए, एयर कैपेबिलिटीज पर बात हो रही है, पाकिस्तान अपनी गरीबी के बारे में बात करने लगता है। देखिए हैसियत औकात की बात करते हैं, घर में नहीं दाना इस बात को पता और चाहिए आपको, बातें 12 आना। सर दुनिया की वाहिद एयरपोर्ट है सर जो अपने ही जहाज स्वर्ण सिंह जी, गिराने में माहिर है। स्वर्ण सिंह जी ज्यादा समय नहीं बचा, जहाज आप अपना ही स्वर्ण गिरा सिंह चुके जी, हैं, दूसरों का क्या गिराना है? हाँ सही बात है, आपके सही बात है, 1,500 पायलट बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। स्वर्ण सर थोड़ा सा ज्ञान दीजिएगा डेटा पाकिस्तान के बाद। डेटा आपकी कहानियों से कोई फर्क दुनिया नहीं का पड़ता, सबसे नॉन क्रेडिबल कंट्री पाकिस्तान डेटा की बात कर रहा है, गवा चुके हैं, खुद ही आप डेटा की बात कर रहे हैं। जिसके पास, जिसका खुद का कोई पता नहीं, जिसका खुद का कोई पिन कोड नहीं है, वो डेटा की बात कर रहा है। जाइए साहब, शिफ्टें लगाइए पैसा उधार मांगने के लिए। कल सुबह बिजली रहेगी कि नहीं इस्लामाबाद में, वो जरूरी है। रावलपिंडी में सैनिकों को टाइम पे सैलरी जा रही है कि नहीं, वो भी दीजिए माल, बस ये काम है। कोई बात नहीं रहता साहब। स्वर्ण सर, आई एम वेरी सॉरी, ये हम आप जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वो बात भी नहीं करने देता। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। संजीव सर थैंक यू सो मच, श्रुति मैम थैंक यू सो मच, दत्ता साहब बहुत शुक्रिया आपका ये फेक प्रोपेगेंडा पर चाइना को सपोर्ट करने के लिए। देश का सवाल में आज के लिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी नए विषय के साथ, नई विषय वस्तु के साथ। नमस्कार।